क्या आप जानते हैं कि प्राचीन भारत में एक ऐसा विश्वविद्यालय था जो न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में शिक्षा और ज्ञान का केंद्र माना जाता था। वह विश्वविद्यालय था नालंदा, जहाँ विज्ञान, दर्शन, चिकित्सा, खगोल शास्त्र और कई विषयों का अध्ययन होता था। लेकिन यह विश्वविद्यालय कैसे बना, इसकी शिक्षा प्रणाली कैसे थी और आखिरकार यह क्यों नष्ट हो गया? आइए जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे एक अद्भुत यात्रा पर, जहां हम जानेंगे भारत की गौरवशाली धरोहर नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। यह स्थान सिर्फ एक विश्वविद्यालय ही नहीं बल्कि ज्ञान, बौद्ध धर्म और प्राचीन भारतीय संस्कृति का प्रतीक था। यह वही स्थान है जिसने शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में विश्व भर में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। आज पूरी दुनिया के छात्र पढ़ने के लिए ब्रिटेन और अमेरिका जाना पसंद करते हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जब पूरी दुनिया भर से छात्र ज्ञान की खोज में भारत आते थे। लंदन की प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से 500 वर्षों पहले ही भारत के बिहार में मौजूद नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान अर्जित करने का प्रमुख केंद्र बन गया था। नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास एक गौरवशाली और अद्वितीय अध्याय है, जो भारत के प्राचीन शिक्षा प्रणाली के अद्वितीयता को दर्शाता है। 5वीं शताब्दी के दौरान भारत सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से उन्नति के शिखर पर था। गुप्त वंश के शासक उस समय भारत की शिक्षा पद्धति और संस्कृति के महान संरक्षक थे। राजा कुमार गुप्त प्रथम ने शिक्षा के इस महान केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसका नाम नालंदा संस्कृत के शब्द नालम और दा से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान देने वाला या जिससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसकी स्थापना का उद्देश्य था कि भारत में एक ऐसा केंद्र बनाया जाए जहां विद्वान विभिन्न विषयों का गहन अध्ययन कर सकें और ज्ञान का आदान प्रदान कर सकें। इसे महाविहार का दर्जा प्राप्त था, जो उस समय के बौद्ध मठों का उच्चतर स्तर था। यह बौद्ध धर्म के महायान शाखा का प्रमुख केंद्र था, जहाँ महात्मा बुद्ध ने भी अपने कई प्रवचनों का संचालन किया था। लेकिन यहाँ पर विभिन्न धर्मों और विचारधाराओं के विद्वानों को भी अध्ययन और शिक्षण का अवसर दिया जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय की संरचना वास्तुकला के अत्यंत उच्च मानकों की परिचायक थी। इसका परिसर 14 हेक्टेयर से भी बड़ा था और इसमें 8 बड़े भवन और 300 से अधिक कक्ष थे, जिसमें हजारों छात्र एक साथ शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। इसकी अद्भुत वास्तुकला में बड़े बड़े स्तूप, मंदिर, पुस्तकालय और कई मठ शामिल थे। नालंदा का प्रवेश द्वार विशाल और अलंकृत था, जिसमें सुंदर नक्काशी और नक्काशीदार दरवाजे लगे थे। मुख्य परिसर के अंदर कई भवन स्थित थे, जो उस समय के वास्तुशिल्प कौशल की गवाही देते थे। प्रत्येक भवन में बड़े प्रांगण थे, जो छात्रों को पढ़ने और वाद विवाद करने के लिए खुले स्थान प्रदान करते थे। नालंदा में अध्ययन के लिए विशेष रूप से निर्मित भवन थे, जिन्हें विहार कहा जाता था। ये भवन 3 से 4 मंजिलों तक ऊंचे थे और उनमें सैकड़ों कमरे होते थे। हर कमरे में छात्रों के लिए आरामदायक बैठने और अध्ययन की व्यवस्था थी। नालंदा का पुस्तकालय, जिसे धर्मगुंज कहा जाता था, यह 3 प्रमुख खंडों में विभाजित था: रत्न सागर, रत्नोदधि, रत्न रंजक। इस पुस्तकालय में लाखों पांडुलिपियां और दुर्लभ ग्रंथ थे। ये ग्रंथ न केवल धर्म और दर्शन पर थे, बल्कि विज्ञान, गणित, ज्योतिष और चिकित्सा जैसे विषयों को भी कवर करते थे। धर्मगुंज को न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में ज्ञान का खजाना माना जाता था। कहा जाता है कि पुस्तकालय में इतनी पांडुलिपियां थीं कि तुर्की आक्रमण के बाद उसे जलने में 3 महीने लग गए। नालंदा में शिक्षा पद्धति अत्यंत उच्च स्तरीय और व्यवस्थित थी। यहाँ पढ़ने के लिए योग्यता परीक्षा देनी होती थी, जो बिल्कुल भी आसान नहीं होता था। वे छात्र ही प्रवेश प्राप्त कर सकते थे जो कठिन प्रश्नों के उत्तर दे सकते थे और जिनके पास ज्ञान की गहरी समझ थी। इस प्रवेश परीक्षा के कारण यहाँ केवल श्रेष्ठतम छात्र ही अध्ययन कर पाते थे। विश्वविद्यालय में लगभग 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक रहते थे। ये छात्र भारत के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ चीन, तिब्बत, कोरिया, जापान, मंगोलिया, तुर्की और अन्य देशों से भी आते थे। यहाँ की शिक्षा प्रणाली ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ मुख्य रूप से बौद्ध धर्म और दर्शन शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी, लेकिन अन्य विषयों का भी गहन अध्ययन होता था, जिनमें वैदिक साहित्य, व्याकरण, तर्कशास्त्र, धर्मशास्त्र, खगोल शास्त्र,
गणित, चिकित्सा और योग जैसे विषय शामिल थे। यहाँ शिक्षा का तरीका संवाद मूलक था। शिक्षकों और छात्रों के बीच खुली चर्चा होती थी, जिससे छात्रों की तार्किक सोच विकसित होती थी। नालंदा के शिक्षक अपने समय के श्रेष्ठ विद्वान होते थे। इनमें प्रसिद्ध शिक्षक नागार्जुन, आर्यदेव, धर्मकीर्ति और धर्मपाल जैसे नाम शामिल हैं। शिक्षक न केवल पाठ पढ़ाते थे, बल्कि शोध और लेखन कार्य भी करते थे। उनकी विद्वता और शिक्षण कला ने नालंदा को विश्व स्तरीय शिक्षा का केंद्र बनाया। इस विश्वविद्यालय में न केवल भारतीय विद्वान, बल्कि विश्व के दूर दराज के यात्री भी शिक्षा और ज्ञान की खोज में आते थे, जिन्होंने यहाँ की समृद्धि और शिक्षा व्यवस्था को अपनी यात्राओं के माध्यम से दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। इनमें प्रमुख रूप से चीनी यात्री वेनसांग और इत्सिंग के नाम आते हैं। वेनसांग 7वीं शताब्दी में भारत की यात्रा किए थे। उन्होंने लगभग 17 वर्ष नालंदा में रहकर यहाँ के ज्ञान और संस्कृति का अध्ययन किया और अपनी पुस्तक सीयूकी में नालंदा के बारे में विस्तार से लिखा। इस पुस्तक में यहाँ के शिक्षा स्तर और पुस्तकालयों की प्रशंसा की है। एक और प्रसिद्ध चीनी यात्री इत्सिंग भी 7वीं शताब्दी के अंत में नालंदा आए थे। उन्होंने अपने लेखों में नालंदा की शिक्षण पद्धति और यहाँ की धार्मिक प्रक्रियाओं का वर्णन किया। इत्सिंग के अनुसार नालंदा में विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन और गहन अध्ययन से गुजरना पड़ता था। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में ध्यान और बौद्धिक विकास का अद्भुत समन्वय था। इन यात्रियों ने अपनी लेखनी के माध्यम से दुनिया को नालंदा की महानता और उसके शिक्षण की विशेषताओं से अवगत कराया। इस विश्वविद्यालय का पतन एक दुखद अध्याय है। 12वीं शताब्दी तक नालंदा विश्वविद्यालय का ज्ञान पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो चुका था, लेकिन 1193 में एक ऐसा समय आया जिसने इस गौरवमयी विश्वविद्यालय के विनाश का सूत्रपात किया। यह समय था बख्तियार खिलजी के आक्रमण का। बख्तियार एक क्रूर तुर्की सेनापति था जिसने उत्तरी भारत पर कई हमले किए। नालंदा विश्वविद्यालय पर उसके हमले का कारण केवल राजनीतिक नहीं था, बल्कि उस ज्ञान के स्रोत को नष्ट करना था जिसे वह अपने लिए खतरा समझता था। इसके विनाश के प्रमुख घटनाओं में से यह भी उल्लेखनीय है कि जब बख्तियार खिलजी एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गया और उसने हर संभव प्रयास किए, लेकिन उसकी तबीयत में सुधार नहीं हुआ, तब उसके दरबारियों ने उसे सुझाव दिया कि वह नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र को दिखाए और इलाज करवाए, परंतु खिलजी इसके लिए तैयार नहीं था। उसे अपने हकीमों पर ज़्यादा भरोसा था। वह यह मानने को तैयार ही नहीं था कि भारतीय वैद्य उसके हकीमों से ज़्यादा ज्ञान रखते हैं, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसको नालंदा के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र को बुलवाना पड़ा। फिर बख्तियार खिलजी ने वैद्यराज के सामने एक शर्त रखी और कहा कि मैं उनके द्वारा दी गई किसी भी प्रकार का दवा नहीं खाऊंगा, बिना दवा के वो मुझे ठीक करें। राहुल जी ने शर्त मान ली और उसको एक कुरान पढ़ने को दे दिया और बोले कि पेज नंबर इतने से इतने तक पढ़ लीजिए, ठीक हो जाएंगे। खिलजी ने वैद्यराज के बताए अनुसार कुरान को पढ़ा और ठीक हो गया। ऐसा कहा जाता है कि राहुल श्रीभद्र ने कुरान के कुछ पन्नों पर एक दवा का लेप लगा दिया था और वह लेप के सुगंध से ठीक हो गया। खिलजी इस बात से परेशान रहने लगा कि एक भारतीय विद्वान और शिक्षक को उनके हकीमों से ज्यादा ज्ञान था। तब उसने देश से ज्ञान, बौद्ध धर्म और आयुर्वेद को जड़ से नष्ट करने के लिए नालंदा पर आक्रमण कर दिया और वहां के विद्वानों और छात्रों की हत्या कर दिया। धर्मगुंज की विशाल पुस्तकालय में रखे 9 मिलियन किताबों को आग के भेंट चढ़ा दिया, जो लगभग 3 महीने तक जलती रही। इस आग में वो समस्त ज्ञान चला गया जिसे संकलित करने में सदियां लग गई थी। इस विश्वविद्यालय के विनाश का प्रभाव पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर पड़ा। यह केवल एक शिक्षा संस्थान का विनाश नहीं था, बल्कि यह भारत की बौद्धिक और सांस्कृतिक विरासत का अंत था। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश सदियों तक एक खोई हुई विरासत बनकर रह गया, लेकिन इसके पुनरुद्धार के लिए प्रयास जारी रहे। आधुनिक भारत में नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि यह स्थान किस प्रकार से ज्ञान और शिक्षा का केंद्र था। 21वीं सदी में भारत सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्निर्माण की शुरुआत की, जो उस इतिहास की पुनः स्थापना का प्रतीक है। 21वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय को
फिर स्थापित करने का विचार 2006 में आया। भारत सरकार ने इस परियोजना को प्राथमिकता दी और 2010 में नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। इसके बाद 2014 में बिहार के राजगीर में नया नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। तो दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय न केवल प्राचीन भारत के गौरव का प्रतीक है, बल्कि यह दर्शाता है कि हमारी संस्कृति और शिक्षा प्रणाली कितनी उन्नत और व्यापक थी। आज के समय में नालंदा से हमें यह सीख मिलती है कि ज्ञान और शिक्षा के प्रति हमारा प्रतिबद्धता कभी कम नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, हमारी ये डॉक्यूमेंट्री आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।